हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका इकोनॉमिक्स क्लासेस। आई होप आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी क्योंकि आपके एग्जाम्स बहुत क्लोज आ रहे हैं, तो सब लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आज के टॉपिक में मैं आपको पढ़ाऊंगी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज ये हमने सबसे पहली क्लास में ही सब कुछ डिस्कस कर लिया था, बहुत अच्छे से आपको पता होगी। प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारी चीजें हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज में इंक्लूड होती है। अब देखो, आप बाजार जाते हो, शॉपिंग करते हो, ठीक है। आपने देखा होगा कि मार्केट में सारी चीजें, सारे प्रोडक्ट्स ले लो या कोई सर्विस ले लो, बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में होती है, अरेंज्ड वे में होती है। उन सबको कौन ऑर्गेनाइज करता है, किस फैक्टर से वो ऐसे एकदम रहती है। आपने देखा होगा कुछ एक प्रोडक्ट के प्राइस ले लो, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के, तो सब लोगों की जो प्राइस है ना वो बहुत ज्यादा अप डाउन नहीं होते। थोड़ा बहुत फर्क आ सकता है सबका अपना प्रॉफिट प्रपोर्शन का, लेकिन कोई भी चीज आपको ऐसी नहीं मिलेगी कि एक जगह 20 की मिल रही है और एक जगह 200 रुपए की मिल रही है। ठीक है, थोड़ा बहुत अंतर होता है। तो ये कौन ऑर्गेनाइज करता है, किस वे में ऑर्गेनाइज होते हैं, ये सब कुछ आज हम इसमें पढ़ेंगे। ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन दो तरीके से होता है, बाय टू वेज। ठीक है, पहला कौन ऑर्गेनाइज करता है, एक तो सेंट्रली प्लान इकोनॉमी, दूसरा मार्केट इकोनॉमी। ठीक है, अब ये क्या टर्म्स है, इसको हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। दो तरीके से हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज होती है, एक तो सेंट्रली प्लान इकोनॉमी के द्वारा और एक मार्केट इकोनॉमी के द्वारा। नाउ सेंट्रली प्लान इकोनॉमी, इस पर आते हैं, इस वाले पॉइंट पर। वापस नहीं लिख रही, अभी मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ। ठीक है, इन दिस, इस सिस्टम में सेंट्रली प्लान मतलब सेंट्रलाइज्ड, हमारी सेंट्रलाइज्ड सिस्टम, सेंट्रलाइज सिस्टम हमारा कौन होता है, गवर्नमेंट, हमारी सरकार। ठीक है, सेंट्रल में वही बैठती है ना जो बहुत मेजर डिसीजंस लेती है। तो सेंट्रलाइज सिस्टम हमारी गवर्नमेंट, ये जो हमारी गवर्नमेंट है वो ऑर्गेनाइज करती है। अब वो कैसे ऑर्गेनाइज करती है, इसको रब कर रही हूँ। हमारी कंट्री में कुछ सेक्टर्स है, हेल्थ हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर और एम्प्लॉयमेंट सेक्टर। ये कुछ मेजर सेक्टर्स है। ठीक है, अब आपने देखा होगा कि अगर हम एक चीज ले लेते हैं कि ये एक इंडिविजुअल या बिजनेस पर छोड़ देते हैं, बिजनेस पर्सन पर, ये सारी चीजें हर एक बंदा चाहता है कि इन सेक्टर्स में हमारा सबसे ज्यादा फायदा हो। ठीक है, मान लो एक इंडिविजुअल या एक बिजनेस पर्सन को दे देते हैं, तो हर बंदा चाहता है कि हमारा ट्रीटमेंट, हमें मेडिकल फैसिलिटी बहुत अच्छी मिले, बाकी को मिले ना मिले कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें अच्छा ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, अच्छी एजुकेशन होनी चाहिए हमारे बच्चों की सबसे बेस्ट। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट लेवल में हर कोई एम्प्लॉयड खुद होना चाहता है, दूसरों की कोई चिंता नहीं करता। तो इस वजह से ऐसे सेक्टर्स को गवर्नमेंट देखती है,
ताकि हर एक को एक इक्वल एडिक्वेट अमाउंट ऑफ फैसिलिटीज मिल सके इन सब चीजों में। इसलिए ये सारी चीजें गवर्नमेंट देखती है। अब गवर्नमेंट क्या करेगी कि हेल्थ सेक्टर है सपोज, ठीक है, या ये सारी चीजें वो हेल्थ फैसिलिटीज अवेल करवाएगी। अगर सबको मिलती है पहले तो वो एनालाइज करेगी मार्केट को, ठीक है, अगर वो सबको मिल रही है तो ठीक, नहीं तो वो क्या करेगी कि हेल्थ हमें कौन फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं, डॉक्टर्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, डॉक्टर्स, हॉस्पिटल, नर्सेस या बहुत सारा स्टाफ होता है, ठीक है। ऐसे ही एजुकेशन हमें कौन प्रोवाइड करता है, टीचर्स, स्कूल, ठीक है। तो वो ये सारी जो रिसोर्सेज है वो और ज्यादा अवेल करवाएगी ताकि और ज्यादा लोगों को, मतलब सारे लोगों को मिल सके। एक इकोनॉमी को एज अ होल गवर्नमेंट लेकर चलती है, इसलिए वो ये सारी चीजें ऐसे सेक्टर गवर्नमेंट देखती है, गवर्नमेंट अपने हाथों में लेती है। अब इससे आपने एक चीज और देखी इससे क्या चीज पता चल रही है आपको कि जो गवर्नमेंट है वो प्राइसिंग सेक्टर देख रही है, प्राइसिंग फैक्टर, मिनिमम से मिनिमम कॉस्ट पर, जिससे कि अमीर बंदा भी और गरीब बंदे को भी हेल्थ फैसिलिटीज, मेडिकल ट्रीटमेंट मिल सके, एजुकेशन, ये सब मिल सके, ठीक है। तो वो प्राइसिंग फैक्टर देखती है। और क्या देखती है, प्रोडक्शन फैक्टर। प्रोडक्शन में क्या आ जाता है आपका कि वही वाली बात कि अगर डॉक्टर पूरे अमाउंट में अवेलेबल नहीं है, सफिशिएंट नहीं पड़ रहे हैं और लोगों को ज्यादा, मतलब लोग ज्यादा है, पॉपुलेशन ज्यादा है, उनको ट्रीटमेंट चाहिए, तो वो ज्यादा डॉक्टर्स प्रोवाइड करवाएंगे, ज्यादा टीचर्स प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट के लिए वैकेंसीज निकलवाएंगे। तो प्रोडक्शन जो है वो अच्छी मात्रा में करवाएंगे, एक एडिक्वेट अमाउंट में करवाएंगे। अब दूसरा आ गया प्रोडक्शन फैक्टर, तीसरा आता है डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। डिस्ट्रीब्यूशन में आता है कि हर एक क्लास ऑफ सोसाइटी को, पुअर हो, रिच हो, वेल्दियर सोसाइटी हो, मिडिल क्लास हो, सबको ये सारी फैसिलिटीज इक्वली अवेल होनी चाहिए, ठीक है, इक्वली एक्सेसिबल होनी चाहिए। तो ये सारे, इसलिए ये सारे फैक्टर जो है वो गवर्नमेंट देखती है। ये मैंने कुछ एग्जांपल दिए हैं, इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। इससे आपको एक चीज एनालाइज हो रही होगी, सी हम कह सकते हैं कि एडवांटेजेस क्या हुए इसके ऑफ सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, शॉर्ट में लिख रही हूँ। एडवांटेजेस इससे आपको कुछ पता चलते हैं, देखो वो एक प्राइस फैक्टर, मतलब एक प्राइस सेट कर रही है गवर्नमेंट, एक स्टेबल प्राइसेस। तो प्राइसेस कैसे हो रही है, स्टेबल, स्टेबल प्राइसेस है। इससे क्या होता है, जब गवर्नमेंट किसी चीज का किसी भी सर्विस, किसी भी सेक्टर, किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस वो करती है, तो जो मोनोपोली होती है ना, एक एक आधी कार, जो एक आपने देखा होगा कि सपोज एक शॉप है, उसके आसपास मार्केट नहीं है, हमारी बहुत ज्यादा शॉप्स नहीं है, तो वो क्या बंदा करता है कि अपनी मन मर्जी का पैसा लेता है किसी भी चीज का, ये उसको खत्म करती है। गवर्नमेंट ने एक प्राइस सेट कर दिया, तो जो ज्यादातर शॉपकीपर्स या ज्यादातर जो हमारी वो हो गई मार्केट, उसमें लोगों को वैसा ही प्राइस रखना पड़ेगा, उससे ज्यादा या उससे कम नहीं रख सकते, ठीक है। तो ये एक लिमिट सेट करती है। सेकेंड फैक्टर आपने देखा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, या एम्प्लॉयमेंट कह सकते हो, या फेयर अपॉर्चुनिटीज। इसकी एक्सप्लेनेशन आप अपनी वर्डिंग्स में लिख सकते हो। फेयर अपॉर्चुनिटीज, जब ये चीजें कम पड़ रही हैं, ये सर्विसेज कम पड़ रही हैं, इसको देने वाले लोग कम पड़ रहे हैं और पॉपुलेशन ज्यादा है, तो उसके अकॉर्डिंग वो एडिक्वेट अमाउंट में सर्विसेज या लोग प्रोवाइड करवाएगी गवर्नमेंट, जिससे कि
मोर अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। ठीक है, डॉक्टर्स कम पढ़ रहे हैं तो डॉक्टर्स को हायर करेंगे, टीचर्स कम पढ़ रहे हैं तो टीचर्स को हायर करेंगे। इससे क्या अपॉर्चुनिटीज बढ़ेगी ना, ग्रोथ होगी ना, तो ये अपॉर्चुनिटीज मिलती है। प्राइसिंग है ये, हम कह रहे हैं कि गवर्नमेंट डिसाइड करती है। गवर्नमेंट में एक वर्ड होता है ब्यूरोक्रेट्स। ब्यूरोक्रेसी सुना होगा आपने। ये एक सिस्टम होता है जो गवर्नमेंट को सेंट्रलाइज करता है या गवर्नमेंट को संभालता है। उसके लिए टर्म रख दी गई है ब्यूरोक्रेट्स। ये लोग प्राइस डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, मार्केट का। और एक तरीके से ये प्राइस डिटरमाइन करते हैं, एक तरीके से कमांड करते हैं ये इकोनॉमी के ऊपर, जैसा कि आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, ये लोग जो रखते हैं प्राइस, एक तरीके से कमांड करते हैं, तो उसको यानी सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी को इसलिए हम कमांड इकोनॉमी भी कहते हैं। कमांड इकोनॉमी, ठीक है। सेंट्रली प्लान इकोनॉमी और कमांड इकोनॉमी बोथ आर द सेम, दोनों के टर्म सेम है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज मार्केट इकोनॉमी। उसमें हमने देखा गवर्नमेंट का ही रेगुलेशन था, गवर्नमेंट के ही रूल्स थे, गवर्नमेंट ने ही प्राइसेस सेट किए, सब कुछ गवर्नमेंट के हाथों में था, हमारी सेंट्रलाइज अथॉरिटी के हाथ में था। एक आता है मार्केट इकोनॉमी। अब मार्केट इकोनॉमी कुछ चीजें इंडिविजुअल लेवल्स पर होती है, बिजनेस लेवल पर, छोटे लेवल पर होती है। ठीक है, नाउ जनरल टर्म्स में हम मार्केट को बोलते हैं बाजार। हमारे लिए मार्केट का मतलब है एक फिजिकल प्लेस। किसी जगह पर जाते हो आप शॉपिंग के लिए, परचेजिंग के लिए, जो भी आपके आसपास मार्केट होगी, एक जगह होगी, फिजिकल प्लेस। इकोनॉमी में द टर्म मार्केट थोड़ी सी डिफरेंट है जनरल टर्म से, क्योंकि इकोनॉमी में है। मार्केट का मतलब एक इंस्टीट्यूशन या फिर सिस्टम। मार्केट इज अ सिस्टम और एन इंस्टीट्यूशन। किस चीज का? फॉर द इंटरेक्शन, ये इसके बारे में बात हो रही है, फॉर द इंटरेक्शन ऑफ द बायर्स एंड सेलर्स। सो मार्केट एक सिस्टम है, एक इंस्टीट्यूशन है, बायर्स और सेलर्स की इंटरेक्शन के लिए। अब हमने बोला कि हमारे लिए जनरल टर्म्स में मार्केट एक फिजिकल प्लेस है, एक, लेकिन इकोनॉमी में मार्केट जो है वो इट कैन बी फिजिकल और वर्चुअल प्लेस, और वर्चुअल। अब फिजिकल में तो कोई जगह आ जाती है, ठीक है, कोई प्लेस, या वर्चुअल में आ जाता है थ्रू टेलीफोन हो गया, ठीक है, और इंटरनेट हो गया। किसी भी चीज पर इंटरेक्शन हो सकता है इसमें। ऑनलाइन ट्रेडिंग हो सकती है, ऑनलाइन एक्सचेंज हो सकता है, फिजिकल की ही जरूरत नहीं होती। वैसे तो हम फिजिकली जाते हैं, वी परचेज गुड्स और प्रोडक्ट्स इन एक्सचेंज ऑफ कैश। इसमें एक्सचेंज कर सकते हैं, कैन बी ऑफ प्रोडक्ट्स। इसमें प्रोडक्ट का एक्सचेंज हो सकता है, सर्विसेज का एक्सचेंज हो सकता है, ठीक है, और आपका
मनी का एक्सचेंज हो सकता है, और एक होता है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। अब ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं? अकाउंट्स में पढ़ा होगा अपने, बिल्स, चेक्स, ये सब चीजें होती है ना, ये होते हैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। तो इसमें हम जो एक्सचेंज करते हैं, इसमें जो दो बायर्स या सेलर, बायर्स और सेलर्स के बीच में जो एक्सचेंज होता है, वो प्रोडक्ट्स का भी हो सकता है, प्रोडक्ट के बदले प्रोडक्ट, सर्विसेज का हो सकता है, मनी का एक्सचेंज हो सकता है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का, और इसमें स्टॉक ट्रेडिंग भी होती है। स्टॉक ट्रेडिंग पता है ना आपको, स्टॉक्स की जो आजकल चल रहा है ट्रेडिंग, वो सब मार्केट में आता है। इसकी भी अगर ट्रेडिंग होती है इकोनॉमी में, ये सब कुछ एक मार्केट में इन्वॉल्व है, ठीक है, फाइन। अब कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जो जिसमें मार्केट इकोनॉमी के कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो इंक्लूडेड हैं। उसको इसको अच्छे से जानने के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं कि कंट्रीज इंक्लूडिंग मार्केट इकोनॉमी कैरेक्टरिस्टिक्स। कौन कौन सी है? यूएस, जर्मनी, जापान एंड यूके। अच्छा, हमारे इंडिया कौन सी टाइप की इकोनॉमी है? अवर इंडिया इज अ मिक्स टाइप ऑफ, अवर इंडिया हैज अ मिक्स्ड टाइप ऑफ इकोनॉमी। मिक्स्ड मतलब जिसमें इंडिविजुअल्स और बिजनेसमैन भी इंक्लूड होते हैं, और कुछ सेक्टर्स में या कुछ लेवल पर हमारी गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व होती है। तो अवर इंडिया हैज अ मिक्स काइंड ऑफ इकोनॉमी। तो ये कुछ कंट्रीज हैं जिसमें आपके मार्केट इकोनॉमी के कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं। अब अब आप देखो, इसमें इससे आपको कुछ एडवांटेजेस पता चल रहे हैं। कंज्यूमर्स हैव अनलिमिटेड चॉइसेस। अब ऐसे कैसे? हर एक इंडिविजुअल अपने सेक्टर में सोचता है, वो जितना चाहे उतना उतने प्राइसेस, वो उतने प्रोडक्ट्स बना सकता है, उतने तरीके के बना सकता है, कितनी सारी वैरायटी में बना सकता है, हर एक बिजनेस पर्सन अलग सेक्टर में। तो इसमें कोई भी एक लिमिटेड वो नहीं होती, ना लिमिटेड प्राइस होता है, ना लिमिटेड प्रोडक्ट होता है, ठीक है, वैरायटी होती है, अनलिमिटेड चॉइस होती है कंज्यूमर्स के पास। दूसरा पॉइंट आता है कंपटीशन अमंग बिजनेस पर्सन। कंपटीशन अमंग बिजनेस पर्सन, ठीक है, जब इतने सारे शॉपकीपर्स होते हैं ना, तो एक कंपटीशन बन जाता है, ऑटोमेटिकली एक कंपटीशन बन जाता है शॉपकीपर्स के या बिजनेस पर्सन के बीच में। कंपटीशन के माहौल से हमेशा ग्रोथ की तरफ इशारा होता है, क्योंकि हर कोई कॉम्पिटिटिव माहौल में अपने आप को बेस्ट बनाने की कोशिश करता है। एक छोटा सा डिफरेंस सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में और एक मार्केट इकोनॉमी में, यहाँ पर जो प्राइस होते हैं ना, मार्केट इकोनॉमी में जो प्राइस है ना, प्राइसेस आर डिटरमाइंड बाय डिमांड एंड सप्लाई। अभी बताती हूँ। और इसमें विदाउट रिगार्ड टू डिमांड एंड सप्लाई। अब इसका क्या मतलब है? सेंट्रल प्लान में गवर्नमेंट प्राइसेस कंसीडर करती है, प्राइसेस रेगुलेट करती है, तो वो डिमांड और सप्लाई नहीं देखती कि किस हिसाब से डिमांड दे रही है और किस हिसाब से सामने से सप्लाई आएगी, या किस हिसाब से लोगों को सर्विस चाहिए होगी, उसके हिसाब से नहीं। वो अपना एक सेट कर देती है, एक लिमिट सेट कर देती है, एक
लेवल सेट कर देती है, प्राइस का कह लो या किसी भी चीज का। तो वो डिमांड और सप्लाई को कंसीडर नहीं करते। लेकिन मार्केट इकोनॉमी में जो हर एक शॉपकीपर होता है वो डिमांड और सप्लाई को देखते हुए प्राइसेस को सेट करता है। Suppose आप ऐसे ले लो, डायग्रामेटिकली ले लो, एक शॉपकीपर S1 है और यहीं पर एक S2 है। एक प्रोडक्ट है, उसका जो प्राइस है वो 50 रुपीज है। ये एक मिनिमम कह लो या एक एवरेज कह लो, एवरेज कह लो। ये सोसाइटी में वो करती है, एक आता है ना MRP आता है ना मार्क, उस पे एक पहला शॉपकीपर है वो अपना कुछ प्रॉफिट ज्यादा ले लेता है, ठीक है, तो 50 रुपए को वो मान लो 52 में देता है, और वहीं पर जो दूसरा शॉपकीपर है वो 50 रुपए के उसको 55 में दे देगा या फिर 60 में दे देगा, 58 कर लो, 58 में दे देगा, बस दैट्स इट। इसका प्रॉफिट इतना और इसका प्रॉफिट प्रॉफिट परसेंटेज जो है वो थोड़ा अलग अलग हो सकता है, लेकिन उसका जो एवरेज प्राइस है वो सेम रहेगा। और सबसे बड़ी बात कि जो प्राइसेस है ना वो मेनली डिमांड और सप्लाई को देखकर दिए जाते हैं। अब ये कैसे दिए जाते हैं डिमांड और सप्लाई को देखकर? मार्केट में एक प्रोडक्ट है, उसकी सप्लाई लिमिटेड है, लेकिन जो उसकी डिमांड है वो हाई होती जा रही है। ये सप्लाई जो है वो एक लिमिटेड अमाउंट में है, लेकिन उसकी डिमांड काफी इंक्रीज होती जा रही है। अब क्या होगा कि सप्लाई लिमिटेड है तो लिमिटेड शॉपकीपर्स के पास वो चीज मिलेगी, लेकिन लोगों की डिमांड ज्यादा है, तो क्या करेंगे, उसको ज्यादा प्राइस में देने लगेंगे, हाई प्राइस हो जाएंगे। हाई प्राइस होंगे तो बाकी के जो शॉपकीपर होंगे उन्हें भी लगेगा कि हम भी पैसा कमा लें, तो इसलिए वो उसकी डिमांड को, वो उसकी सप्लाई को बढ़ाना चालू कर देंगे, पीछे से उसको ज्यादा प्रोड्यूस करना चालू कर देंगे। इस तरह से डिमांड और सप्लाई जो है वो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं, और दिस कोऑर्डिनेशन इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। दिस इज द कंक्लूजन ऑफ द होल टॉपिक। ठीक है, जब दोनों डिमांड और सप्लाई साथ साथ कोऑर्डिनेट कर कर चले, इंटरेक्शन बायर्स और सेलर के बीच में कोऑर्डिनेशन के साथ हो, तो उसी को कहते हैं अच्छे से ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। आई होप आपको ये क्लास अच्छे से क्लियर हुई होगी। फिर भी नहीं होती है तो जो भी डाउट है आपके वो कमेंट सेक्शन में लिख देना, पूछ लेना, मैं आपके डाउट जरूर क्लियर करने की कोशिश करूंगी। और इस क्लास को पूरा देखना, मैं बार बार कह रही हूँ, स्टार्टिंग से लास्ट तक आप इस क्लास को देखना ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आए।